चलिए हम लोग अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ लेते हैं। अलाउद्दीन खिलजी, ये इनका शासन जो है, शासनकाल इनका है 1296 से 1316 तक, ये इनका शासनकाल है। ठीक, आप ये जान लें कि अलाउद्दीन खिलजी का बचपन का नाम था अली गुरसस्प। क्या नाम था इसका? अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम था अली गुरसस्प। बचपन का नाम अली गुरसस्प था। ये इसके बचपन का नाम था। ये जान लीजिए कि अली गुरसस्प जो है ये जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे। इस्लामिक लोगों में ऐसा सुनने में आता है कि परिवार में ही विवाह शादी हो जाया करते, जो बड़ा ही अवैज्ञानिक है, लेकिन अब उन लोगों में प्रथा है तो है, अब वो उसका पालन करते हैं। तो परिवार में ही, रक्त संबंधियों में ही, निकट संबंधियों में ही जो है विवाह हो जाते हैं। इसीलिए ये जो जलालुद्दीन खिलजी थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के पिता शिहाबुद्दीन के भाई ही थे, लेकिन अभी दोनों सगो भाइयों के परिवारों में फिर वैवाहिक संबंध हो गए। बचपन का नाम अलाउद्दीन खिलजी के अली गुरसस्प हुआ करता था, है ना। और हमने इसके पहले अभी बताया आपको कि ये जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे और दामाद थे, और जलालुद्दीन ने इन्हें कड़ा मानिकपुर का जागीरदार बना दिया ना। जागीरदार, कड़ा मानिकपुर के जागीरदार बन जाने के बाद इसने दक्षिण भारत अभियान किया था, और उसी अभियान की बधाई देने तथा सल्तनत का हिस्सा बटाने जलालुद्दीन जब पहुंचे तो वहां मारे गए। अब जान लीजिए, सत्ता प्राप्त कर लेने के बाद अलाउद्दीन खिलजी के दो ख्वाब हुआ करते थे, जिसे अपने प्रिय मित्र, है ना, उनके बड़े ही प्रिय मित्र थे जिनका नाम होता था अलाउल मुल्क। अलाउल मुल्क जो है उनके यारे शराब थे, बाह में बाह डालकर शराब पीते थे, यारे शराब। वो यारे शराब जो है दिल्ली के काजी थे उस समय। अलाउल मुल्क को उन्होंने अपने मन की बात बताई कि दोस्त, मेरे जीवन के दो ख्वाब हैं। अच्छा, तो आप लोगों ने कुछ और पूछा। सर्वहारा और बुर्जुआ का मतलब बता दीजिए। ये बेटे पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, लेकिन हम फिर भी बता देते हैं। ये कम्युनिस्ट, जब आप लोग पढ़ेंगे कम्युनिज्म, तो कम्युनिज्म में ये आएगा, सर्वहारा और बुर्जुआ वर्ग। मार्क्स और एंजेल्स का कहना था कि संसार में दो ही वर्ग हैं, एक बुर्जुआ वर्ग है, बुर्जुआ वर्ग मतलब धनी वर्ग, राजा, सामंत, सरदार, उद्योगपति, उसको बुर्जुआ वर्ग बोलता है, जिसका सभी संसाधनों पे कब्जा है। और सर्वहारा वर्ग कहता है एक वर्ग तो बुर्जुआ होगा, दूसरा वर्ग है सर्वहारा वर्ग, जो मजदूर है, किसान है, जो वास्तव में कृषि करता है, उद्योगों में मजदूरी करता है, और उसे उसके हक का या अपनी मेहनत की मजदूरी या अपने मेहनत का वास्तविक मूल्य नहीं मिल पाता। ठीक है, तो जन सामान्य वर्ग जो मेहनत मजदूर करने वाले लोग हैं, कृषि करने वाले लोग हैं, पशुपालक इत्यादि लोग हैं, उनको कहता है कि ये सर्वहारा वर्ग है, इनकी संख्या ज्यादा है, किंतु इनका संसाधनों पर कब्जा बिल्कुल नहीं है। ये मेहनत कश लोग हैं, मेहनत करते हैं लेकिन अपने मेहनत का उचित मूल्य नहीं पाते। और बुर्जुआ वर्ग को कहता है कि ये बुर्जुआ वर्ग जो है यही धनी वर्ग है, पूंजीपति है, बड़े व्यापारी व्यवसायी है, सामंत है, सरदार है, राजा है इत्यादि, है ना, उनका सारे संसाधनों पे कब्जा है। मार्क्स कहता है कि विश्व के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए अपनी हथकड़ियों के सिवा कोई कुछ भी नहीं है, और पाने के लिए सारा विश्व का साम्राज्य पड़ा है। अर्थात कहता है कि अंत में सर्वहारा वर्ग क्रांति करके बुर्जुआ वर्ग को समाप्त कर देगा, वर्ग संघर्ष होगा। उसका कारण वर्ग संघर्ष जरूर होगा। आज भी कम्युनिस्ट जहां जहां वो वर्ग संघर्ष करते हैं, अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को मार डालेंगे,
और कहेंगे हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं वगैरह वगैरह। तो इस तरह से जन सामान्य का वर्ग और धनी वर्ग, इन दोनों लोगों के बीच कहता है युद्ध होगा, अंत में बुर्जुआ वर्ग को सर्वहारा वर्ग मार डालेगा, संसार समाप्त कर देगा। तो इस तरह संसार से समाप्त करने के बाद एक वर्गविहीन समाज की स्थापना होगी, मजदूर और किसान के समाज की स्थापना होगी, और उसके बाद फिर संसार सुखी हो सकेगा। ऐसा जैसे चीन उन वाले कहते हैं, तो मजदूर और किसान के शासन की, मजदूरों की सत्ता की बात करते हैं, मजदूरों पे सत्ता करने लगते हैं, ऐसा ही है वहां। ठीक है, यही है। चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इनके बचपन का नाम अली गुरशस्त था, और अली गुरशस्त महोदय अपने चचा और ससुर को मार करके सत्ता प्राप्त करते हैं। अपने दोस्त अलाउल मुल्क को 2 ख्वाब बताते हैं। कहते मेरे जीवन का एक ख्वाब है, मैं एक नया धर्म चलाना चाहता हूं। पहला, अपने जीवन का एक ख्वाब बताते हैं कि मैं एक नया मजहब चलाना चाहता हूं। और दूसरा ख्वाब बताते हैं कि दोस्त, मैं विश्व विजय करना चाहता हूं सिकंदर की तरह से, है ना, सिकंदर की तरह विश्व विजय करना चाहता हूं। अलाउल मुल्क ने कहा कि दोस्त, वैसे नया धर्म चलाने की जहां तक बात है, नए मजहब चलाने की बात, ये महापुरुषों का काम है ना, पैगंबरों का काम है, राजाओं का और ऐसे लोगों का काम नहीं है कि वो नए धर्म की स्थापना करें। जैसे आजकल तमाम लोग बाबा हो गए, राजनेता हो गए हैं, उसके बाद बाबा भी हो गए हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि हम ही जो है सब कुछ हैं, ज्ञान है नहीं, इसीलिए वर्ण विहीन हिंदू धर्म वगैरह वगैरह तमाम टीका टिप्पणी ये सारा कुछ होता है, क्योंकि वो अज्ञानी है ना। तो ज्ञानवान व्यक्ति ऐसा नहीं करता। इसी को अलाउल मुल्क ने मना किया, कहा पैगंबरों का काम है, जो ज्ञानवान लोग हैं वो धर्म चलाते हैं, इसलिए त्याग दो। दूसरा, उसने कहा विश्व विजय की जहां तक बात है, ये बताओ क्या आपके पास इतनी विशाल सेना है? क्या आपके पास इतने शानदार वजीर हैं जो कभी सिकंदर के पास हुआ करते थे? क्या इतने योग्य गुरु आपके पास हैं, जैसे कभी चंद्रगुप्त मौर्य के होते थे, आचार्य चाणक्य या सुकरात जैसे अरस्तु जैसे लोग सिकंदर के गुरु होते थे? क्या हैं? नहीं है। तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो? इसलिए आप विश्व विजय के पहले ये भी बता दीजिए, क्या भारत विजय कर चुके हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो भारत विजय कर नहीं पाए, विश्व विजय की सोच रहे? संसाधन है नहीं आपके पास। इसलिए मेरे दोस्त, ये दोनों ख्वाब त्याग दीजिए, बल्कि आप उपाधि धारण कर लीजिए सिकंदर सानी। सिकंदर सानी की उपाधि धारण करके दोनों ख्वाब त्याग दीजिए, पहले आप भारत विजय कीजिए। तो भारत विजय के लिए क्या क्या करना, उसने बताया कि भारत विजय के लिए पहले आप धन बटोरिए। तो धन बटोरने के लिए कृषि सुधार कीजिए, तब पैसा आएगा, है ना। मार्केट कंट्रोल कीजिए, यानी व्यापार सुधार कीजिए टैक्स वगैरह में, तब पैसा आएगा। तो इस तरह से जब पैसा आ जाएगा, आप धन संपन्न हो जाएंगे, तो आप एक बड़ी सेना रख सकते हैं। तो बड़ी सेना रखिए, तो उसमें भी सुधार कीजिए, और बड़ी सेना रखने के बाद तब आप भारत का विजय शुरू कीजिए। भारत विजय कर लेने के बाद आप शहंशाह हिंदुस्तान बने, और उसके बाद तब विश्व विजय के लिए आगे बढ़िए। ऐसा अलाउल मुल्क इन्हें बताता है। इसलिए अपने ये दोनों ख्वाब त्याग देते हैं, है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि इनके 2 ख्वाब थे ना। ख्वाब तो समझ रहे होंगे, ख्वाब माने स्वप्न। 2 ख्वाब क्या थे? नवीन धर्म चलाना, यही ना। एक ख्वाब ये था, दूसरा ख्वाब क्या था? विश्व विजय। ना, ये जान लें कि अपने दोस्त अलाउल मुल्क के कहने पर ये दोनों ख्वाब त्याग दिए। तथा भारत विजय पर ध्यान लगाया। ठीक, उपाधि क्या धारण की?
उपाधि सिकंदर ए सानी, यही उपाधि धारण कर लिया, सिकंदर ए सानी। ठीक, सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की और इसके बाद फिर इस व्यक्ति ने सुधार कार्य शुरू किए। ठीक, अमीरों पर नियंत्रण रखने के लिए 4 अध्यादेश जारी किए। ठीक, इस सुधार कार्य में पहला जो कार्य करते हैं, अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए 4 अध्यादेश जारी किया। और 4 अध्यादेश क्या थे, इतना ही जान लें कि वो अमीर बड़े उद्दंड होते थे इस समय, इसलिए इन अमीरों पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए उसने क्या किया, 4 अध्यादेश जारी किया। पहला, नंबर 1, दिल्ली में शराबबंदी। वो जानता था कि शराब पीने के बाद ही ये अमीर उद्दंडता करना शुरू करते हैं, तो पहला था कि दिल्ली में शराबबंदी लागू कर दिया, नंबर 1। नंबर 2, अमीर एक जगह पर बैठकर गोष्ठी नहीं कर सकते थे, नंबर 2 हो गया। नंबर 3, अमीर बिना शासक की इजाजत, बिना सुल्तान की इजाजत के आपस में रिश्तेदारी नहीं कर सकते थे। ठीक, प्रत्येक अमीर को, चौथा था, प्रत्येक अमीर को हमेशा अपनी हाजिरी सुल्तान के यहां लगाना होगा, है ना। इस तरह से 4 चीजें जारी करने के बाद अमीर वर्ग धीरे धीरे, सरदार वर्ग जो उद्दंड था उसकी उद्दंडता समाप्त हो गई। इसके आगे जान लें, ये जारी करने के बाद उसने फिर क्या किया, कृषि सुधार किया। पैसे कहां से आएंगे, है ना, तो आर्थिक सुधार लागू किया। आर्थिक सुधार किए, इसमें क्या क्या किए, आर्थिक सुधार में पहला कृषि सुधार, आर्थिक सुधार में पहला क्या किया इसने, कृषि सुधार किया। कृषि सुधार में दो नए कर, चरी कर, घरी कर, यानी हाउस टैक्स और पशुओं के चरागाह पर टैक्स, चरी कर और घरी कर लगाए। ठीक, ये देखिए, और भी जो 2 नए कर लगाए। इसके बाद अगला जो काम किया उन्होंने, करवाने वाला पहला सुल्तान, लगान उपज का 1/2, उपज का 1/2 भाग वसूल किया। ठीक, उपज का 1/2 भाग लगान वसूल किया। अतिरिक्त लगान जो हो जाती थी, उस अतिरिक्त लगान को वसूल करने की भी जिम्मेदारी सौंपी गई दीवाने रियासत को। ठीक, इसमें एक और कार्य किया, दीवाने रियासत विभाग का गठन किया, एक नया विभाग बना दिया। ठीक, कृषि सुधार। दूसरा जो उसने किया, नंबर 2, इसमें था वाणिज्य सुधार। वाणिज्य सुधार में क्या क्या किया गया, जान लीजिए। बाजार नियंत्रण, इस हेतु मलिक कबूल को शाहना यानी बाजार निरीक्षक
ये क्या करते थे कि कोई अगर कम तोलता था तो उसके शरीर से उतना ही मांस कटवा लेते थे। बाजार में रोज चिघाड़ मचता था, है ना। तो कृषि सुधार किया, इसके बाद वाणिज्य सुधार किया, ठीक है। इस हेतु उन्होंने जो है बाजार निरीक्षक मलिक कबूल को नियुक्त किया। अगला जो कार्य इसमें उन्होंने किया वो था नेक्स्ट, शाहना तो नियुक्त किए ही, गुप्तचर विभाग नियुक्त किया। गुप्तचर विभाग मजबूत किया, ठीक। आर्थिक सुधार ये पहला था, ये दूसरा था। अर्थ सुधार में क्या क्या हुआ, ठीक। कृषि सुधार हुए, वाणिज्य सुधार हुए, इसके तहत दीवानी रियासत की स्थापना हुई, शहनाई मंडी की स्थापना हुई, गुप्तचर विभाग मजबूत किया गया, है ना। और जो खालसा भूमि थी उसको, उसका विस्तार किया गया। जो मिल्क वक्फ इनाम में जो भूमि दी गई थी लोगों को, उसको लेकर के खालसा भूमि यानी राजकीय भूमि का विस्तार हुआ और लोगों से उसने अनेक तरह से कर वसूल किए। एक चीज और आती है कि तमाम अधिकारियों को उसने उनके विशेषाधिकार छीन लिए, ठीक है। यहां आप लिख सकते हैं नोट, खुद मुकद्दम और चौधरी जैसे ग्रामीण अधिकारियों के विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। खुद मुकद्दम चौधरी इन लोगों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया। क्वेश्चन भी बन सकता है कि किस सुल्तान ने जो है खुद मुकद्दम चौधरी जैसे लोगों के विशेषाधिकार को समाप्त कर दिया था। ये थे अलाउद्दीन खिलजी, ठीक। अब इसमें आता है आर्थिक सुधार के बाद सैन्य सुधार। ध्यान रखिएगा, अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जब उसने आर्थिक सुधार लागू किए और जब धन संपन्नता हो गई तो उसने एक बड़ी सेना का गठन किया। लगभग 3,70,000 की सेना का गठन किया गया। हालांकि अभी भी ये सेना चंद्रगुप्त मौर्य वाली सेना से छोटी थी, वो 6 लाख की सेना थी। हाँ भाई, यूनान की सेना से लड़ना था। 3,70,000 की सेना लगभग गठित हुई। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना, परमानेंट फोर्स का निर्माण करने वाला पहला सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी था। नंबर 1 जान लीजिए। नंबर 2 जान लीजिए, उसी में सेना में दाग एवं चेहरा प्रथा लागू करने वाली, घोड़ों को दागने की प्रथा और सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा का प्रचलन करने वाला सुल्तान पहला अलाउद्दीन खिलजी था। दाग और चेहरा प्रथा को लागू किया सेना में और घोड़ों को दागने की प्रथा को लागू किया ताकि उस घोड़े की जगह कोई गधा लेके कोई सेना में ना आ जाए और अपना घोड़ा कहीं और चलने के लिए दे दे, ये ना होने पाए। तीसरा जो उसने लागू किया, उसने सेनाओं द्वारा जो लूट का माल होता था उसमें इसके पहले क्या होता था कि 3/5 भाग सैनिकों को दे दिया जाता था। लूट के माल से कोई राज्य जब लूटा जाता था 1/4 भाग खुद ही वो ले लेता था, है ना। अब उल्टा कर दिया इसने, 4/5 भाग खुद ही लेने लगा और 1/4 भाग सैनिकों को देना। क्यों? क्योंकि कि जब आप परमानेंट वेतन पा रहे हैं, है ना, उनको निश्चित वेतन दिया, तो जब परमानेंट वेतन पा रहे हैं तो फिर कैसा आपको लूट का माल। ये कार्य दिल्ली सल्तनत में अलाउद्दीन खिलजी ने किया था और आगे चलकर आपको पता लगेगा कि मोहम्मद तुगलक ने भी ऐसा किया था। तो ऐसा करके उसने सैन्य सुधार भी किए। ओके, क्लियर हो गया। तो अब आप इतना जान लीजिए, यहां लिख सकते हैं आप सैन्य सुधार। सैन्य सुधार, तो इस सैन्य सुधार में पहला लिख सकते हैं आप नंबर 1, दाग
एवं चेहरा प्रथा लागू किया। मैंने बताया ना, दाग मैंने घोड़ों को दागने की, घोड़ों पर एक शाही दाग लगा दी जाती थी। चेहरा प्रथा मतलब सैनिकों का हुलिया रखना, क्या नाम है, किनके बेटे हैं, कहाँ घर है ना, किस चीज़ से बिलोंग करते हैं, इनका लक्षण क्या है। मैंने वो आधार कार्ड नहीं बनवाया, लेकिन यह है कि मतलब चेहरा प्रथा एक वसीलाती रजिस्टर बनवाया था। हाँ, आधार कार्ड कहाँ से बनवाएंगे अभी, उस समय उतना डिजिटली तो हुआ नहीं था। जलालुद्दीन खिलजी खुद डिजिटल हो गए थे, ऐसा नहीं था। तो दाग एवं चेहरा प्रथा लागू किए। ठीक, नंबर 1। और नंबर 2 जो इसमें है, इसमें उन्होंने क्या किया, नियमित न लिख करके मैं लिख दूं अस्थाई सेना ना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अस्थाई सेना रखने वाला और उनको नगद वेतन देने वाला पहला सुल्तान। ठीक, उनको नगद वेतन दिया, अस्थाई सेना रखा, ये भी कार्य इसने किया। और इसमें से जो लास्ट है तीसरा, लूट के माल का 4/5 भाग स्वयं, शेष 1/4 सैनिकों को दिया। ठीक, ये कार्य किया। अब इतना कर लेने के बाद तब अलाउद्दीन खिलजी, मैंने मार्केट कंट्रोल पॉलिसी की बात की होगी, उसमें बाजार नियंत्रण, दिल्ली में बाजार नियंत्रण लागू किया गया। मार्केट कंट्रोल पॉलिसी बड़ी फेमस है इसकी। मुल्तान और अन्य व्यापारियों से उसने तय कर लिया कि आप मेरे तय किए गए रेट पर ही दिल्ली में कुछ बेच सकते हैं। अगर आप महंगा लाते हैं तो कोई बात नहीं है, मैं जो रेट तय कर रहा हूं कि इतने में फला चीज दोगे तो दोगे, आपको घाटा होगा तो उसे सरकार पूरा करेगी, है ना, आपको घाटा होगा तो उसे सरकार पूरा कर देगी, लेकिन जो मैं रेट तय कर रहा हूं उसी को करिए, नहीं तो आप उससे कई गुना लाभ लेंगे लोगों से, और महंगाई बढ़ी की बढ़ी रहेगी। इसलिए उसने बाजार नियंत्रण लागू किया, कृषि सुधार लागू किया, सब कुछ के बाद जो है उसने सैन्य सुधार भी लागू किया। दाग एवं चेहरा प्रथा, अस्थायी सेना का निर्माण, उनको नगद वेतन देना और लूट के माल का 4/5 भाग स्वयं लेना, शेष 1/4 सैनिकों को देना, ये कार्य उसने किया। ये सुधार कर लेने के बाद अब उसने भारत विजय का कार्य शुरू किया। ओके, इसे नोट कर लीजिए। तो हम अलाउद्दीन खिलजी की विजय आपको बता दें। नोटेड, क्या आपने इसे नोट कर लिया है? नोटेड, ओके, थैंक्स। तो हम इसे मिटा दें। अब आप लोगों ने कोई उधर से प्रतिक्रिया नहीं दी? बेटे, वो उसकी वाइफ नहीं थी, कमला देवी उसकी वाइफ नहीं थी, वे गुजरात के बघेल महाराजा कर्ण सिंह की वाइफ थी। इनको अलाउद्दीन खिलजी ने छीन लिया था उनसे, और छीन करके उनसे जबरदस्ती विवाह कर लिया था दिल्ली में, है ना। वो उसकी वाइफ नहीं थी, जबरदस्ती बनाई गई वाइफ थी। वो वास्तव में राजा कर्ण सिंह की पत्नी थी, जिन्हें अलाउद्दीन ने की सेना ने छीन लिया, उनसे गिरफ्तार करके उनको दिल्ली लाया गया। अलाउद्दीन खिलजी ने उनसे बारात या जबरदस्ती विवाह कर लिया, निकाह कर लिया। ओके, चलिए हम लोग इसे अब मिटा दें।